हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज तक CWC की सर्विस करने के बाद हमने कर्मचारियों के हालात को देख कर अनुभव किया कि कर्मचारी जो कि यूनियन लीडर्स और मैनेजमेंट के बीच में सैंडविच की तरह काम करता रहता है। मैंने एक शब्द सुना होगा, क्विड प्रो क्यू। सेंट्रल हाउसिंग कॉरपोरेशन में यह शब्द नियम बहुत पहले से चल रहा है यूनियन लीडर्स और मैनेजमेंट के बीच में। कर्मचारियों को यह नहीं पता कर्मचारियों को यह नहीं पता कि 40 साल के मेहनत के बाद रिटायर होने पर उनका लीडर मैनेजमेंट से 22 सितंबर 2006 को समझौता करके उनके भविष्य को अंधेरे में डालने की व्यवस्था कर दिया था। आपकी जानकारी होगा कि 2006 में लखनऊ में हाई कोर्ट में केस था पेंशन का। मैनेजमेंट ने उसमें बयान दिया था कि हम अपने कर्मचारियों को EPS 95 से अच्छा पेंशन ड्राफ्ट बनाकर BOD से 24/1/96 को पास कराकर भेज चुके हैं और हो सकता है वह ड्राफ्ट अभी तक पेंडिंग है, मंजूर भी हो जाए। कोर्ट ने उन्हें 3 महीने का आदेश दिया कि आप उस पेंशन ड्राफ्ट जो है आप उसको 3 महीने के अंदर लागू। मैनेजमेंट ने उसको लागू नहीं किया। 1 साल बाद उनके ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर अवमानना की कार्रवाई शुरू किया गया। मैनेजमेंट घबरा गया। उसने आपके चहेते यूनियन लीडर से एक समझौता कर लिया। 22/9/2006 समझौता करके उस समझौता ज्ञापन को लिख कर भेज दिया कोर्ट में कि हमने नया पेंशन ड्राफ्ट स्कीम बनाया है, उससे हमारे विभाग के यूनियन लीडर्स सहमत हैं, हम उस पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। इस तरीके से अवमानना याचिका खारिज किया गया, करा दिया गया। यदि हमारे यूनियन लीडर्स ने समझौता नहीं किया होता तो मैनेजमेंट को कोर्ट के अवमानना से बचने का अवसर नहीं मिलता और 1996 को BOD द्वारा पास पेंशन मिल सकता। इसी तरह से LIC 49 करोड़ रुपया हमारा फंड का 2008 में एक्स्ट्रा था, सरप्लस, उन्होंने नहीं बांटा और वो फंड कहाँ चला गया, अब तो बस लगभग ब्याज पर ब्याज जोड़ लीजिए तो 100 करोड़ रुपया हो गया होगा। फंड कहाँ चला गया मैनेजमेंट बता नहीं रहा है और तत्कालीन DGM फाइनेंस महोदय ने उसको उस समय उजागर नहीं किया सब पब्लिक के सामने। 2024 में वो उजागर किया जबकि यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने जा रही है। दोस्तों, हमने अपने स्तर पर विभाग में किए जा रहे गलत अवैध कार्यों, अवैध वसूली का हमेशा विरोध किया और डटकर सामना किया, जो कि मेरी जानकारी में आती थी उसको हमेशा लिख कर विरोध किया है और हाई कोर्ट, CBC, मानवाधिकार आयोग, मंत्रालय, PMO और कोर्ट में भी दिया। एक उद्देश्य से हमने आप लोगों के सहयोग से सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन रिटायर्ड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया है। एक निस्वार्थ एसोसिएशन का उद्देश्य होता है सामाजिक सुरक्षा और सहयोग, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधित सहायता, बकाया और पेंशन संबंधित सहायता, कानूनी सहायता के लिए सीनियर सिटीजन की आवाज को उठाना। आपने देखा होगा कि 30 अक्टूबर 2024 को मध्यरात्रि 12:41 पर C और D कर्मचारियों के PRP के लिए भुगतान के लिए डॉक्टर सिद्धार्थ रथ, जनरल मैनेजर पर्सनल, बहुत बेचैन और बदहवास हालत में रहे होंगे। तभी मध्यरात्रि में उनके द्वारा हस्ताक्षर करके तुरंत भुगतान करने के लिए मध्यरात्रि 12:41 आवर्स पर भुगतान करने के लिए आदेश जारी किया गया।
सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के इतिहास में किसी अधिकारी द्वारा इस तरह से कार्यालय का साधारण कार्य मध्य रात्रि में घर में टाइप करके जारी करना इतिहास में आज तक नहीं हुआ। पर्सनल मैनेजर की ये बेचैनी सिद्ध करता है कि यह कार्य क्विड प्रो क्यू सिद्धांत में किया गया है। पर्सनल मैनेजर महोदय ने कभी भी रिटायर्ड कर्मचारियों के भुगतान के बारे में इस तरह से कभी बेचैनी बदहासी नहीं दिखाया होगा। उल्टा इसके विपरीत उन्होंने काम किया। जानबूझ कर रिटायर्ड कर्मचारियों का जो ओपीडी क्लेम 30 सितंबर तक जमा किया गया ऑनलाइन, उसमें से बहुत लोगों का उन्होंने फ्लिमसी ग्राउंड, टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दिया कि वेबसाइट में वो डिलीट हो गया। जहां करोड़ों रुपए देकर वेबसाइट डिलीट बनवाया गया है। वेबसाइट में केवल कर्मचारियों का फॉर्म डिलीट हो सकता है, खाद्यान्न का स्टोरेज का अगर डिलीट नहीं हो सकता है। ये उनकी बेचैनी सिर्फ क्विड प्रो क्यू सिस्टम किया गया तो समय द्वारा कि रिटायर्ड कर्मचारी मजबूर होकर यूनियन लीडर और मैनेजमेंट में वर्किंग सीडी कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 1109 है और रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या लगभग 6000। बहुत दिनों से यूनियन लीडर्स, वर्किंग यूनियन लीडर्स को लेटर मार्च करते हैं। मैंने एक दो बार पूछा भी उनसे कि भाई वो रिटायर्ड वर्किंग यूनियन के आदमी हैं, लीडर हैं, और रिटायर्ड कर्मचारियों को लेटर उनको क्यों देते हैं? रिटायर्ड कर्मचारी एसोसिएशन को आप देंगे ही नहीं। हाँ, हर जगह बने हुए हैं। इसको एक जजमेंट दिया है जिसमें कहा गया है कि वर्किंग यूनियन के और रिटायर्ड यूनियन के एक साथ मिलाकर नहीं रखा जा सकता है क्योंकि दोनों के समस्याएं अलग अलग हैं। ये जजमेंट आप सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 2758 आप 2019 में पढ़ सकते हैं। पैरा 14 पर लिखा गया है कि दोनों की समस्या अलग अलग होती हैं। वर्किंग यूनियन के लीडर कर्मचारियों रिटायर्ड कर्मचारियों की समस्याओं में नहीं भाग ले सकते, मगर हमारा मैनेजमेंट उल्टा ही करता है। ऐसा क्यों करते हैं आप खुद समझिए। आखिर इसे उनको गलत काम करने के लिए ब्लैकमेल होने की क्या जरूरत है? तो आरएमबी ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव में भी लिखा हुआ है कि ट्रस्ट का बेनिफिशियरी रिटायर्ड कर्मचारी है। अब पैरा 2 सेक्शन 16 में लिखा हुआ है कि बेनिफिशियरी से ही ट्रस्टी चुना जा सकता है, मगर यहाँ मनोनीत वर्किंग यूनियन लीडर करते हैं। ये मैनेजमेंट खुद गैर कानूनी काम करते हैं हर जगह। ईबीटी का भी आपने लोगों को देखा होगा कि उसको हम दोबारा किसी डिटेल में लेंगे, मगर बता दे रहे हैं कि 7 करोड़ 30 लाख रुपए मनमाने ढंग से रेवड़ी की तरह बांट दिया गया। अब बाद में इम्प्लॉय वगैरह ट्रस्ट बंद कर दिया गया, कोई सूचना नहीं दिया गया, उसका बकाया पैसा कहाँ गया, किसने लिया, नहीं दिया गया। 2008 में 49 करोड़ रुपए सरप्लस प्राइवेट फंड का हम लोगों का जमा था, उस पर इंटरेस्ट मिला था सरप्लस, वो हम लोगों को नहीं दिया गया और सरप्लस खाते में रखा गया। बताइए, अगर नहीं देना था तो उन्होंने सरप्लस खाते में क्यों रखा? ये कौन जवाब देगा? और उस समय के डीजीएम फाइनेंस जो थे उन्होंने इस खबर को पब्लिकली बताया भी नहीं। 2024 में यह बात पता चला जबकि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने जा रही है CWC, और ये सभी लोग अब 10-10 हज़ार रुपया 2-2 हज़ार रुपया चंदा लेकर इकट्ठा कर रहे हैं जिससे कि अब वो शेयर लेकर अपना उसी में घुस जाएं, डायरेक्टर बन जाएं, कुछ हिस्सा मिल जाए, कुछ पहुंच मिल जाए। तो और स्टाफ को इसे ही अंधेरे में छोड़ देंगे जैसे कि अभी भी स्टाफ अंधेरे में पड़ा। पेंशन मिलेगा हर AGM में होता था ना। अभी मैं 11 साल पहले का यूट्यूब देखा, उसमें लिखा है पेंशन दिला देंगे। पेंशन जो दिला दिए हैं वो भी एक 2007 के रिटायर्ड कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचा, उनको कुछ नहीं मिला। एक 2007 के रिटायर्ड कर्मचारियों को जो LIC का पेंशन है वो भी नहीं दिया गया, उसके बारे में इंडियन लीडर ने कुछ नहीं सोचा। तो एक और ख़ास बात बता दें, मैंने हर जगह कंप्लेंट कर रखा है, NHRC में, CBC में, PMO में। CBC मैंने एक कंप्लेंट 23 अक्टूबर 2023 को किया था, 18 अक्टूबर 2023 को किया था। वो कंप्लेंट CBC ने जेन्युइन पाया, सीवियर ग्रीवेंसेस पाया, ग्रेविटी उसने पाया, तो उन्होंने उस कंप्लेंट को एक्सेप्ट किया और मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड किया। मिनिस्ट्री ने CBO CWC को फॉरवर्ड किया। आज 1 साल के ऊपर हो गया, CBO CWC ने उसको पता नहीं कहाँ डस्टबिन में डाल दिया, उस पर एक्शन ही नहीं लिया। अब बताइए कौन एक्शन लेगा? खास बात यह है कि 2-3 साल पहले मृत्युंजय वर्मा जी और कर्नल चतुर्वेदी का किस्सा सुना होगा आपने, उनको टर्मिनेट करने का।
तो उस समय एक यूनियन लीडर ने उनके सराहना का लेटर लिख दिया और एएमडी के खिलाफ लिख दिया। तो वो सीबीएसई को लिख दिया जांच के लिए। हमारे यहाँ उल्टा कानून चलता है कि जिसके खिलाफ आप आरोप लगाएंगे अधिकारी के खिलाफ, उसी के पास रिपोर्ट चला जाएगा। कर्मचारियों के मामले में नहीं होता। कर्मचारियों के मामले में लिखिएगा तो वही अधिकारी ही करेंगे जांच, और अधिकारियों के मामले में एमडी के बारे में लिखिए, डायरेक्टर के बारे में लिखिए, तो उन्हीं के पास पहुंच जाता है जांच करने के लिए। तो एक यूनियन लीडर्स ने लिखा तो उन्होंने सराहना कर दिया, एमडी उस समय के जो तत्कालीन थे उनके खिलाफ लिखा। तो उस सीबीएसई के लेटर के मिलने के 2 दिन के अंदर ही उन दोनों अधिकारियों के जो हायर रैंक के थे, जीजीएम थे या जीएम थे, उनको टर्मिनेट कर दिया गया। और दोनों लोग गए वहाँ कोर्ट में वो जीत भी गए। एक आदमी तो क्लियर कर जीत गए, दूसरे अपना 3 महीने का उनको फिर हुआ कि दोबारा आप उनको दीजिए लेटर, फिर ये जवाब देंगे, फिर उस पर एक्शन लीजिएगा, जो होगा देखा जाएगा, फिर ये आएंगे देखा जाएगा। तो उस कोर्ट केस को कुछ किया ही नहीं। मैनेजमेंट में ऐसा है कि यूनियन लीडर के साथ मिली भगत रहती है। अब दूसरा यूनियन लीडर ने उनकी सराहना कर दिया तो उसको टर्मिनेट कर दिया ऑफिसर्स को, और 2 दिन के अंदर सीबीएसई का लेटर मिलने के लिए। और हमारा लेटर सीबीएसई की तरफ से गया है, 1 साल हो गया, उस पर आज तक कोई जांच ही नहीं हुआ, उसको खोला ही नहीं गया, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, कौन बताएगा। सीबीएसई और पीएमओ जो भी लेटर भेजिए वो उन्हीं के पास चला जाता है, और वो लोग लिख देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मान लिया जाता है। ये तो कानून चल रहा है। मैंने इसीलिए सोचा कि अब क्या कहना, एनएचआरसी में लिखा है बहुत सी लेटर्स जो इन्होंने मानवाधिकार हनन किया है लोगों का, उल्टा सीधा ट्रांसफर करके, हरिसमेंट करके। अब देखिए, एक टेंडर का मामला था पटना का, वहाँ सीडब्ल्यूसी का वकील भी रिस्पॉन्डेंट था। वकील पर खर्चा किया गया होगा ना विरोध करने के लिए पिटिशनर का, कि पिटिशनर का सहयोग करने के लिए किया गया था, बताइए। तो पिटिशनर जीत गए उस केस में, टेंडर वाले में। सीबीआई ने भी कहा कि हमें पता ही नहीं चला कि ये मार्केट रेट से ज़्यादा अगर टेंडर दिया है तो क्या लाभ हुआ क्या हानि हुआ, बताइए। इसको तो आप उंगली पे निकाल लीजिए कितना ट्रांजेक्शन हुआ, मार्केट रेट पर क्या होता है और टेंडर रेट क्या है, प्लस माइनस कर लीजिए, हाथ आ जाएगा। मगर फिर भी वो जीत गए। खास बात यह है कि हमारे वकील साहब ने उसको डबल बेंच में अपील नहीं किया, ये हम ऊपर हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट में सेल्फी दाखिल किया। तो ये उन महोदय को स्पेशल रूप से वहाँ दोबारा भेजा गया था। आरोपित कर्मचारी को, अधिकारी को उसी पोस्ट पर नहीं भेजा जाना चाहिए एक बार हटाने के बाद। तो वहाँ गए, अपना कर लिया। तो ऐसे भी यूनियन लीडर्स ने विरोध नहीं किया, उन्होंने हेल्प किया होगा, नहीं तो ये सब मामला तो यूनियन लीडर। और ख़ास बात यह है कि एक सुपरिटेंडेंट जो है वो अपने ट्रांसफ़र के खिलाफ हाई कोर्ट लखनऊ में जीत गया। नवंबर में आर्डर आया जीतने का, उसको इन्होंने पालन नहीं किया। दिसंबर में छुट्टी हुई कोर्ट की, जनवरी में जैसे ही 2 जनवरी को कोर्ट खुला, 3 जनवरी को इन्होंने तुरंत एसएलपी फाइल कर दिया ट्रांसफर पोस्टिंग के मैटर में। और जहाँ 420 का हो इंडियन पेनल कोड, 34 हो करप्शन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत, 13 के अंतर्गत हो, ऐसे भयंकर भ्रष्टाचार के मामले का इन्होंने न तो डबल बेंच में अपील किया, न ही सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। मतलब भ्रष्टाचारी कबूल है। और ट्रांसफर पोस्टिंग में अगर कोई छोटा कर्मचारी जीत जाता है तो उसको घुसने नहीं देंगे, उसको तो अपने पैसे के बल पे सुप्रीम कोर्ट तक नचाएंगे, दबाएंगे, ऑफिस में घुसने नहीं देंगे, दबंगई करेंगे। ये यहाँ का राज चल रहा है शुरू का। मैं कितना अभी बताऊंगा, और चूंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप लोगों को अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, समर्थन दीजिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन आप लोगों के लिए बना रहे, हम संगठन को आगे बढ़ाए, हम सब मिलकर। हमारे संगठन में कोई जाति, धर्म, क्षेत्र के लोगों का सभी सबका सम्मान करता है। एसोसिएशन में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। दूसरे एसोसिएशन में तो कोई जनरल मैनेजर है, कोई डिप्टी जनरल मैनेजर एक्स है, कोई फाइनेंस एडवाइजर एक्स है। हमारे यहाँ सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। एसोसिएशन में सब सदस्य के रूप में घमंड से दूर रहकर हमें काम करना है, निस्वार्थ सहयोग से भाव बनाए रखना होगा हम सभी को। सभी का योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि अकेले तो कोई कर नहीं सकता है। अब आप लोग कब तक चुप रहेंगे? रिटायर होने के बाद मैं देखता हूँ ग्रुप में बहुत से लोग चुप बैठे हैं, वो अंगूठा भी नहीं लगाते हैं उसमें कि अंगूठा लगा के उसको थम्स अप कर दें, लाइक कर दें, कुछ नहीं। वो जैसे पहले अपना उनको मतलब नहीं है। तो आप ही लोग किसी को फालतू चंदा ना दीजिए। 10-10 हज़ार रुपया, 15-15 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपया अगर आप किसी को चंदा देंगे
है ना, क्विड प्रो क्यू सिस्टम से, तो बाद में आपका भविष्य अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएगी तो लोग आप ही के पैसे को लेकर शेयर लेकर अपना उसी में बैठ जाएंगे, अपना आराम करेंगे। और आप लोग की छटैया भी हो सकती है, क्योंकि आप अब तक तो कंप्यूटराइज है, कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रखे जा रहे हैं। 15 साल से कह रहे हैं पेंशन दिलाएंगे, एक 16 साल से कह रहे हैं 49 करोड़ हम दिलाएंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आज हमें इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में भ्रष्टाचार मनमाने उत्पीड़न की सच्चाई की अगली कड़ी सामने लाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।